हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपनी बात चल रही थी इकोसिस्टम के बारे में। हमने इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी अध्ययन किया और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इकोसिस्टम के अंदर वो भी हमने देखी कि कितने टाइप के उनके अंदर इंटरेक्शंस हो सकते हैं, कैसे उनके स्पीशीज़ के टाइप्स हो सकते हैं, कम्युनिटी क्या हो सकती है, पॉपुलेशन क्या हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ जो एरिया कवर हमने किया है इकोलॉजी का। उसके बाद में आपके जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर कुछ पॉल्यूशंस के टाइप बनते हैं। जितने भी पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, जितना भी पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन आप खुद क्या कर सकते हैं। एंड सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण कैसे होता है, शहरीकरण गांव से शहरों की तरफ लोग क्यों बढ़े, क्या क्या उनके रिसोर्सेस होते हैं, ये भी कुछ टॉपिक है जो जनरलाइज टॉपिक है, जो इजी टॉपिक जिनको आप बोल सकते हो। तो ये अपने कुछ टॉपिक्स थे इकोसिस्टम के अंदर जो कंटिन्यूअसली पढ़ने लायक थे। और इकोलॉजी यानी कि जो इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में कुछ पढ़ने लायक चीजें हैं। बाकी जो दैनिक लाइफ से रिलेटेड इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी का कोई अंत नहीं होता। इकोलॉजी ऐसा है नहीं कि साइंस बाकी साइंस की तरह एक लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, लिमिटेड टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में आपने स्टडी कर ली तो इसका मतलब सारी चीज कवर हो गई। इकोलॉजी के अंदर तो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस चेंज होती रहती हैं और उसके बारे में आपको थोड़ा फील करना होता है। तो इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी को थोड़ा सा कंटिन्यूअसली संपर्क में रहना होता है और उसको फील करना होता है कि ये ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे कि आप चल रहे हो, चलते चलते आप फील कर सकते हो कि इकोलॉजी आपको किस टाइप से इफेक्ट कर रही है। अगर बारिश है तो इसका मतलब रेनफॉल आपको इफेक्ट कर रही है, कितना टेम्परेचर है, कितना ज्यादा टेम्परेचर है, कितना कम टेम्परेचर है, आपके आसपास बैक्टीरिया वगैरह है कि नहीं है, कितना आपके आसपास में पॉल्यूशन है। हो सकता है कि आपके पास में वायरस बैक्टीरिया घूम रहे हो सकता है कि आपके पास में दूसरे टाइप के एनिमल्स घूम रहे हो सकता है कि वहाँ की ह्यूमिडिटी ज्यादा हो सकता है ह्यूमिडिटी कम हो। ठीक है। तो कितने टाइप्स के आपके चारों ओर प्लांट्स हैं, वो कैसे आपको इफेक्ट कर रहे हैं, आप उनका क्या क्या यूज कर सकते हो, क्या क्या उनके डिश यूज हैं, कितने टाइप के एनिमल्स वहां के आपके आसपास में हैं। ठीक है। उस एरिया की स्ट्रक्चर क्या है, वहां की सोइल की क्वालिटी क्या है, वहां पर वाटर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर की क्वांटिटी क्या है, वाटर की क्वालिटी क्या है। ठीक है। फिर आप एक पेड़ के नीचे जाके देखो कि वहां पर इकोलॉजी किस टाइप से एक दूसरे से इंटरेक्ट है। यानी कि आपको पूरे पेड़ के ऊपर, एक पेड़ के आसपास वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम दिखाई दे जाएगा। एक पेड़ है जहां पर आपको बायोमास देख सकते हो कि प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी। एक पेड़ कितना बड़ा है, यानी कि जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। फिर आप उसके अंदर देख सकते हो कि वहां पर पत्तियां हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं जो भोजन का सिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। यानी कि लाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और प्लांट अपनी ग्रो कर रहा है। अब प्लांट के आसपास में आप देख सकते हो बहुत सारे बर्ड्स हैं, वो प्लांट पर डिपेंडेंट है। हो सकता है कि उसका कोई फल खा रहा है, हो सकता है कोई उसका फूल खा रहा है। ठीक है। फल फूल वगैरह खाते रहेंगे, उनसे कुछ डिपेंडेंट है। वहां पर आपको नीचे कुछ इंसेक्ट दिखाई दे जाएंगे जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। और कितनी चीजें जो आपको दिखाई नहीं देंगी फिर भी वहां पर आपके आसपास बहुत सारी मौजूद दिख जाएंगी। जैसे हो सकता है कि जड़ों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है। ठीक है। सॉइल की क्वालिटी को उसके अंदर किस प्रकार से इफेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी को आपको क्या करना होता है, फील करना होता है कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी अपने को किस प्रकार से इफेक्ट कर रही है, हम उससे किस प्रकार से इंटरेक्ट हैं। ये चीजें अगर आप फील करने लग जाओगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने लग जाओगे। यानी इकोलॉजी के अंदर कोई भी चीज ऐसी है नहीं, यानी कि 15 से 20% चीजें ऐसी हैं जो आपको रट के याद रखनी होती है कि भाई हाँ ये टर्मिनोलॉजी है और इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है। बाकी कंप्लीट एनवायरमेंटल बायोलॉजी को फील करने के बेसिस पे आप उसका आंसर दे सकते हो और आपकी जो एजुकेशन है वो भी थोड़ी इंक्रीज होती है अगर एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में आपका नॉलेज बढ़ता है तो ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी को आपको फील करवा के कुछ स्टडी करवाऊं। लिमिटेड टाइम के अंदर अपने को टाइम लिमिटेड मिला है, उस टाइम के अंदर जितना भी अपन कर पा रहे हैं उतना अपन कर रहे हैं। आपको भी क्लासेस कंटिन्यू करनी है। फाइनल ईयर की बात करें तो फाइनल ईयर के अंदर एग्जाम होने की भी संभावना कंप्लीटली है। ऐसा कुछ नहीं है कि अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की पढ़ने की इच्छा नहीं है तो वो अफवाहें फैला रहे हैं कि चलो ठीक है एग्जाम नहीं होगी, हमें प्रमोट किया जाएगा।
तो ऐसा संभावना है वो नए के बराबर है। और जैसे कि मान लो आपको प्रमोट कर ही दिया जाता है, आपको मान लिया कि चलो आपको प्रमोट कर दिया, तो उसके बाद में आपका फ्यूचर क्या है? आपने पीजी कर ली, आपने यूजी कर ली, आपका फ्यूचर क्या है? मिनिमम से मिनिमम आप कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाने जाओगे तो वहां पे ऐसा थोड़ी है कि आप प्रमोट होकर चले गए तो आपसे कोई भी बच्चा सवाल नहीं पूछेगा या फिर आपको ऐसे ही राजी खुशी रख लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है। कंटेंट सब लोगों को चाहिए होता है। हो सकता है कि आप पीजी के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ऐसे थोड़ी है कि कोरोना की वजह से जिनका सर्टिफिकेट प्रमोटेड हुआ था उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी प्रमोट कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपने प्रमोशन ले लिया, हालांकि प्रमोशन होने के चांस भी बहुत ही कम है, लेकिन आपने प्रमोशन अगर ले भी लिया है, प्रमोशन ले भी लिया, तो फिर उसका होने वाला क्या है? वो सिर्फ जो डिग्री है वो एक दिखावे की डिग्री है, वो कोई भी काम आपको नहीं आने वाली, बस डिप्रेशन देगी। डिप्रेशन देगी कि मैं पीजी किया हुआ हूँ, उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो जिन बच्चों का ये इरादा है कि पीजी करने के बाद में अपने को दूध बेचना है, अपने को रेडी लगानी है, ठेला लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत पढ़ो। ठीक है, आप मत पढ़ो, आप प्रमोशन का इंतजार करते रहो। लेकिन जिन बच्चों का इरादा है कि पीजी करने के बाद में अपने को नेट क्वालिफाई करना है या फिर कोई अच्छी सी जॉब लगनी है या फिर पीएचडी करनी है, ऐसे कुछ इरादे अगर आप लोगों के हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये चीज आपको पता चल जाएगी कि जो आप एमएससी प्री में प्रमोटेड होके आए हो, एमएससी करते ही जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे या अपना फ्यूचर बनाने के लिए कहीं जाओगे, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए भी जाओगे, तो आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी। ये आज मेरी बात को ध्यान में रखना कि आप जो प्रमोटेड होके आए हो, आपको ये नहीं पता कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। कुछ बच्चों की स्थिति है ये है कि एमएससी फाइनल में पहुंच चुके हैं और बायोकेमिस्ट्री क्या होती है आप आगे चल के पाओगे कि मदर ऑफ लाइफ साइंस जो होती है वो बायोकेमिस्ट्री होती है। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो बहुत ही मुश्किल चांसेस हैं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने लायक भी हो या नहीं हो। ठीक है, तो इन चीजों की गुमराह ना हो आप किन्हीं भी चीजों से। पहली बात तो ये है कि प्रमोटेड होने के चांस ही नहीं है, और दूसरी बात अगर प्रमोट हो भी जा रहे हो तो उसका फिर कोई सेंस नहीं है, आप उस डिग्री का करोगे क्या? ये जवाब आप मुझे दे देना कि आप उस डिग्री का कर क्या रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखें, स्टडी करते रहें। घर पे अगर आपको कम से कम 2-3 घंटे का टाइम भी मिल रहा है तो वो तो करते रहें। कोई बच्चा है वो वीडियो कंप्लीट नहीं देख रहा, भाई किसी भी बच्चे की यही श्रद्धा नहीं है कि वो वीडियो कंप्लीटली देख ले। कोई 10 मिनट में कंप्लीट कर रहा है उसको, कोई 20 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, कोई 30 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। मुश्किल से मुश्किल बच्चे हैं जो पूरा वीडियो देख के उससे नोट्स बना रहे हैं या कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करें, मेरी सलाह आपको यही है कि आप ऐसा ना करें। हमारा काम तो हो चुका है कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो आपको सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यह हो सकता है कि अगर आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चंस को आने में प्रॉब्लम है, तो वो भी हम आपकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते, और कोई मैटर भी नहीं करता। ठीक है, कोई मैटर भी नहीं करता। आप किसी को भी जाके ये बोल दो कि फलाने सर थे, उन्होंने हमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ाई थी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ाई थी, तो क्या उन्होंने बहुत ही घटिया एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ाई, तो आप उस पेपर को रिमूव कर दो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आपकी ये बात सुनने वाली है क्या? नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं होता किसने क्या पढ़ाया। मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कितना नॉलेज है, कहाँ से गेन किया, किसने गेन करवाया, ये चीजें कोई भी मैटर नहीं करती। जस्ट 5 या 6 महीने की बात है, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो मेरी आपको ये सलाह है कि स्टडी करें, पढ़ाई करें। तो अपन बात कर रहे हैं बायोम के बारे में। बायोम एक ऐसे एरिया को बोलते हैं जहां पर एनिमल्स एंड प्लांट कंबाइंडली सर्वाइव करते हैं, यानी कि साथ साथ रहते हैं। उसके अलावा उस एरिया की पर्टिकुलर कोई क्लाइमेट होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वहां पर पर्टिकुलर को रेनफॉल यानी बारिश होती है। तो ये सब चीजें वहां पर होती हैं। एक पर्टिकुलर एरिया जो एक ही क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती है, कि जैसे कि मान लो एक बायोम का मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जैसलमेर की साइड जाओ, बाड़मेर की तरफ जाओ, ठीक है, तो वहां पर क्या है? रेगिस्तान है, तो वहां की कोई स्पेसिफिक प्लांट उग रहे होंगे। ठीक है, वहां स्पेसिफिक एनिमल्स रह रहे होंगे। जैसे कि रेगिस्तान की तरफ प्लांट है, वो कैर का प्लांट उग रहा है, खीप का प्लांट उग रहा है, खेजड़ी उग रही है। ऐसी चीजें उग रही है जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकती हैं और
कम पानी की आवश्यकता में वो सर्वाइव कर सकती हैं। इसके अलावा आप एनिमल्स के अंदर देखो, हो सकता है कि वहां पर ऊंट ज्यादा होते हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है। जो डेजर्ट के एनिमल्स जितने भी होते हैं, कंगारू चूहा होता है, इंसेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर पर्टिकुलर एनिमल्स हैं और पर्टिकुलर प्लांट्स है और उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर है और वहां पर पर्टिकुलर बारिश होती है। इन सब चीजों के ऊपर लाइफ है वो इंटर रिलेशन करती है। इन सब चीजों के अंदर लाइफ जो है वो इंटर रिलेटेड होती है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इन सब एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इस कंप्लीट एरिया को अपन क्या बोल देंगे, एक बायोम बोल देंगे कि ये एक बायोम है। और बायोम का नाम देखते ही आप पता कर लेते हो कि ये बायोम इस प्रकार से कार्य कर रहा है, इस प्रकार का इसका क्लाइमेट है। तो बायोम एक ऐसा एरिया होता है जहां पर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंबाइंडली रहते हैं और वहां का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है जिसके ऊपर की बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी या बायोडाइवर्सिटी कम होगी। जैसे कि सबसे लो टेम्परेचर है, ठीक है, वो भी एक बायोम है, वहां पर भी उसी टाइप के पर्टिकुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि लो टेम्परेचर मान लो कि कश्मीर लद्दाख की तरफ आप चले जाओ कि वहां पर आपको ऊंट मिल रहे हैं, वहां पर आपको कैर का प्लांट मिल रहा है, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बायोम का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। वो लाइफ जो होती है वो कंप्लीटली बायोम पे डिपेंड करती है कि आपका बायोम कैसा है, लाइफ भी उसी चीज पे डिपेंड करेगी। तो देखिए, अ बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एनवायरमेंट। यानी कि पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक कलेक्शन होता है जहां पर ये रह रहे हैं, दे एक्सिस्टिंग, इसका मतलब हो गया जहां पर ये रह रहे हैं। दे कैन बी फाउंड ओवर अ रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है द्वीप, द्वीप मान सकते हैं आप कॉन्टिनेंट्स का। बायोम आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, यानी कि कम्युनिटीज का क्या मतलब हो गया कि बहुत सारी पॉपुलेशंस एक साथ में रह रही है। पॉपुलेशंस प्लांट्स और एनिमल्स की कंबाइंडली भी बोल सकते हो आप। पॉपुलेशन का मतलब आप कभी ये मत समझना कि खाली एनिमल्स की अलग अलग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन या कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर हो सकता है कि प्लांट्स भी रह रहे हैं, वहां पर कुछ बैक्टीरिया भी रह रहे हैं और वहां पर कुछ एनिमल्स की स्पीसीज रह रही हैं। उनको भी आप कंबाइंडली क्या बोल दोगे कि वो एक कम्युनिटी बनी हुई है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है उसकी स्टडी आप इकोसिस्टम के अंदर कर लेते हो। तो हैव फॉर्म्ड इन रेस्पॉन्ड टू ए शेयर्ड फिजिकल क्लाइमेट, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि उनका कोई फिजिकल क्लाइमेट है वो ये शेयर करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि वहां पर किस टाइप के एनिमल्स रह रहे हैं और किस टाइप के प्लांट्स रह रहे हैं। बायोम इज अ बॉर्डर देन टर्म देन हैबिटाट। भाई हैबिटाट का मतलब होता है बेस्ट सुटेबल एरिया, जिसके अंदर आपको फूड मिल रहा है, जहां पर आपको स्पेस मिल रहा है और रिप्रोडक्शन करने के लिए मेटिंग पार्टनर मिल रहा है। ये तीन चीजें आपको प्रॉपर मिल रही हैं तो इसका मतलब वो आपके लिए बेस्ट सुटेबल एरिया है। लेकिन बायोम जो टर्मिनोलॉजी होती है वो इससे भी थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि वहां पर आप इन चीजों के साथ साथ में ये चीज भी ख्याल रखते हो कि वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां का रेनफॉल क्या है। एनी बायोम कैन कंप्राइज अ वैरायटी ऑफ हैबिटाट, यानी एक बायोम के अंदर बहुत सारी वैरायटी हो सकती है हैबिटाट्स की। वाइल अ बायोम कैन ओवर लार्ज एरिया, यानी लार्ज एरिया को कवर कर रहा है। माइक्रोबायोम इज अ मिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट को एक्सिस्ट इन ए डिफाइंड स्पेस ऑन अ मच स्मॉलर स्केल, यानी कि मिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहां पर रह रहे हैं। कोएक्सिस्ट का मतलब होता है साथ साथ में रहना। कोएक्सिस्ट का क्या मतलब हो गया, साथ साथ में रहना। इन अ डिफाइंड स्पेस ऑन अ मच स्मॉलर स्केल, यानी कि स्पीसीज से भी ज्यादा एक स्केल होती है जिसपे आप मापते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन का माइक्रोबायोम है, ह्यूमन के माइक्रोबायोम के अंदर आपको क्या दिखेगा, इज द कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी ह्यूमन के साथ में बैक्टीरिया भी रह रहे हैं, ह्यूमन के साथ में वायरस भी रह रहे हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के साथ में रह रहे हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन और इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के बाहर या ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये बातें थी किसके बारे में, बायोम के बारे में, कि बायोम का एरिया है वो पर्टिकुलर कैसे हो सकता है। अब देखिए बायोम कितने टाइप के हो सकते हैं, जो मेजर बायोम है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो 5 टाइप के बायोम है वो मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। यानी मोस्टली कितने टाइप के बायोम देखने को मिलेंगे, 5 टाइप के बायोम। एक्वाटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड टुंड्रा, यानी कि हो सकता है कि पानी के अंदर कोई लाइफ चल रही है, वहां का भी कोई पर्टिकुलर क्लाइमेट है। ग्रासलैंड यानी कि घास का जो मैदान होता है उसको ग्रासलैंड बोलते हैं। और फॉरेस्ट
फॉरेस्ट का मतलब जंगल। देखिए ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है कि फॉरेस्ट के अंदर आपको बड़े बड़े प्लांट्स दिखते हैं। फॉरेस्ट किसके कहते हैं? जहां पर आपको बड़े बड़े प्लांट्स दिख रहे हैं उसको आप फॉरेस्ट बोल रहे हो, और ग्रासलैंड बोल रहे हो यानी छोटे प्लांट, जो घास के मैदान होते हैं जहां पर आपको बड़े ट्रीज दिखाई कम देते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? ग्रासलैंड। डेजर्ट का मतलब तो आप जानते हो, रेगिस्तान। जहां पर डेजर्ट जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब सिर्फ अकेला ये नहीं होता है कि जहां का टेम्परेचर हाई है, अगर बहुत ही लो टेम्परेचर है और वहां की बायोडाइवर्सिटी एकदम लो है, बायोडाइवर्सिटी एकदम से कम है, तो उसको अपन बोल देंगे कोल्ड डेजर्ट, यानी वो भी एक डेजर्ट है। एंड टुंड्रा, टुंड्रा बोलते हैं ऊंचे स्थानों पे जो ठंडे एरिया होते हैं, ऊंचे स्थानों वाले ठंडे एरिया को क्या बोलेंगे? टुंड्रा। तो ये इस प्रकार के कुछ बायोम्स हैं। दो सम दीज बायोम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर स्पेसिफिक कैटेगरीज। ये बायोम जो होते हैं वो स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है, सच एज फ्रेश वाटर, मैराइन, सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा एंड टेगा। तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो इनके ऊपर आते हैं कि सवाना क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, और टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है, एंड टुंड्रा एंड टेगा। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो सबसे इंपोर्टेंट बायोम है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अपन देखेंगे कि आगे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अब सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किस पे डिपेंडेंट है? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तब डिपेंड है कि वहां का एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर लाइफ के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वहां पर प्लांट्स की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा होगी, और जब प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी वहां पर ज्यादा होगी तो फिर प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहने वाले एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी है वो भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि कोई भी एनिमल्स, कोई भी लाइफ जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल के अंदर बताया था, सबसे नीचे प्लांट्स थे और बाकी सब के सब उन पर डिपेंड कर रहे थे, वहां के नंबर घटते जा रहे थे। जो सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल होता है, बाकी सब ट्रॉफिक लेवल वो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पर ही डिपेंड करते हैं। अगर नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल नष्ट हो गया, नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल नष्ट हो गया तो इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल की जो बायोडाइवर्सिटी एकदम से घट जाएगी, वहां की लाइफ है वो अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगी, वहां की लाइफ जो है वो अपने आप ही आपको कोलैप्स होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए और वहां पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होनी चाहिए, रेनफॉल पर्याप्त होना चाहिए। उसके बेसिस पर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, जहां पर आप ये देख पा रहे हो। यहां पर देखिए टेम्परेचर है कोल्ड वार्म, यानी कि यहां पर ठंड है, यहां पर क्या है? ठंड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, या 0 से भी नीचे, माइनस में भी मान सकते हो। और यहां पर गर्म है तो हो सकता है कि यहां पर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रह रहा होगा। तो ये थोड़ी सी लाइनिंग है वो आपको नहीं दिख रही होगी, मेरी तस्वीर आपके सामने आ रही होगी तो कोई नहीं है, ये ग्राफ आपको आराम से दिखाई दे रहा है। तो वहां पर देखिए सबसे ज्यादा, यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो टेम्परेचर है, तो पोलार रीजन बोलते हैं उसको, टुंड्रा रीजन उसको बोलते हैं। टेम्परेचर सबसे ठंडा है, सबसे कोल्ड एरिया है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टुंड्रा। और टुंड्रा के नीचे बोरल फॉरेस्ट। और ये पोलार रीजन, पोलार रीजन का मतलब होता है कि आइस, हमेशा बर्फ जमी रहेगी, 12 महीने यहाँ पर बर्फ जमी रहेगी। उन रीजन्स को क्या बोलते हैं? पोलार रीजन। जो हिमालय क्षेत्र का एरिया है उनका पोलार रीजन बोल सकते हो। और बोरल फॉरेस्ट, बोरल फॉरेस्ट का मतलब होता है कि कुछ ठंडे प्रदेश होते हैं लेकिन वहां की बायोडाइवर्सिटी कुछ अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से कोल्ड नहीं है, टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ चुका है, तो वहां पर आपको जंगल दिखाई देंगे लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। उसके बाद में कोल्ड डेजर्ट, ठंडे डेजर्ट होते हैं। ये एक प्रायर होता है, यानी कि टेम्परेचर भी ज्यादा हो रही है और बारिश भी ज्यादा हो रही है। यहां पर आप देख पा रहे हो ड्राई एंड वीट, ये आपका रेनफॉल का बात है, ये रेनफॉल यानी बारिश कितनी हो रही है। तो इस दिशा में बारिश कम हो रही है और यहां पर बारिश की संख्या बढ़ रही है, बारिश की अमाउंट बढ़ रही है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को बोलते हैं जहां पर पतझड़ की अवस्था आती है, साल में एक बार पत्ते झड़ते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पे आप कॉर्नर में जो रेड कलर का देख पा रहे हो वो क्या देख पा रहे हो? वार्म डेजर्ट, यानी कि ना तो यहाँ पर बारिश हो रही है और टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी आपको नगण्य मिलेगी।
बहुत ही कम टाइप की एनिमल्स और प्लांट्स वहां पर सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ आप क्या देखोगे कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो मिनिमम से मिनिमम है, वहां से मिनिमम बायोडाइवर्सिटी उसकी होती है। देन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सवाना है। सवाना ग्रासलैंड के मैदान होते हैं, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है लेकिन बारिश है वो ठीक ठाक हो जाती है। बारिश ठीक ठाक हो जाती है जिससे कि बड़े प्लांट्स तो नहीं बन पाते लेकिन घास के मैदान यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए 12 महीने पानी। घास को तो क्या होता है कि 3-4 महीने के अंदर अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेगा, जब बारिश की सीजन आएगी तो लाइफ कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद में घास जो होती है वो बीज बना लेती है और बीज बना के सूख जाती है। आप घास की प्रॉपर्टी देखते हो कि वो 12 महीने नहीं होती, घास जो होती है बीज बना के और सूख जाती है। जब पानी की कमी हो जाएगी तो घास कंप्लीटली सूख जाएगी, वो भोजन बनाना बंद कर देगी और फिर से बारिश होगी तो वो अपने बीजों को अंकुरित करके फिर से हरी हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है सवाना के घासों के मैदानों की। तो फिर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल कम डिसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर थोड़ी सी बारिश जो होती है वो बढ़ जाती है, थोड़ी बारिश हो जाती है वहां पर। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल सबसे ज्यादा है, यहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा है और टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर गर्म है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बारिश ज्यादा है तो वहां पर नमी बनाए हुए रखेगी। बारिश ज्यादा हो रही है तो वहां पर वो अपने आप ही ठंड फील करवाती रहेगी, नमी बनाए रखेगी, जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो होती है मैक्सिमम होती है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि लाइफ है वो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर एंड रेनफॉल पे। जितनी ज्यादा रेनफॉल है और टेम्परेचर ऑप्टिमम है तो वहां की बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब लाइफ जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर एंड रेनफॉल पे। तो ये होते हैं बायोम। कुछ बायोम होते हैं जो इंपॉर्टेंट बायोम हैं और जिनके बारे में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। कि इंपॉर्टेंट क्यों बताया? क्योंकि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। इसकी बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। तो देखते हैं अलग अलग कुछ बायोम्स के टाइप। जैसा कि पहले हमने देखा टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम के बारे में हमने क्या बात की? जो टुंड्रा बायोम है वो कोल्ड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहने वाला बायोम है। कोल्ड एनवायरनमेंट, मैंने आपको इसकी पोजीशन बताई थी कि सबसे ऊपर है वो इसकी पोजीशन होती है। तो यहाँ कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होगा। देन टुंड्रा जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा। एल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा के अंदर क्या फर्क है? एल्पाइन टुंड्रा के अंदर कुछ सीजनल बर्फबारी होती है। एल्पाइन टुंड्रा में सीजनल बर्फबारी होगी, हमेशा बर्फबारी नहीं होती है। यहाँ पर सीजनल बर्फबारी होती है तो हमेशा ठंडी नहीं रहेगी, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कुछ ठीक ठीक रहती है, यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट होती है। लेकिन जो आर्कटिक टुंड्रा है, ऊपर वाले टुंड्रा, पोलार रीजन जो सबसे ऊपर था, कौन सा रीजन था? पोलार रीजन। वहां पर आपको 12 महीने क्या दिखेगा? यानी कि 12 महीने आपको आइस बनी हुई दिखाई देगी। पोलार रीजन के अंदर क्या होता है? आइस। तो यहाँ की जो आर्कटिक टुंड्रा की बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। उसके बाद में कौन सा बायोम था? टेगा। इसके जस्ट नीचे, टुंड्रा के जस्ट नीचे क्या होता है? टेगा, जिसको आप कश्मीर का कुछ एरिया, अपने श्रीनगर का कुछ एरिया, जहां पर ठंड तो होती है, यानी टुंड्रा के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, इसका मतलब ठंड तो यहाँ पर होती है लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती। ठंड के साथ साथ में क्या होती है? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी सॉरी, वहां पर ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, और नमी होने की वजह से यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जैसे अपने राजस्थान के एरिया के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर वो 50 डिग्री के लगभग भी जा सकता है, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी एकदम कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन फिर भी जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, और नमी ज्यादा होने की वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा पता होती है, थोड़ी सी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ की होती है। अब जो नेक्स्ट बायोम है वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। यहाँ का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ साथ में यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल है। यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल है, और मैक्सिमम रेनफॉल की वजह से यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो यहाँ की स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। और जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जो लाइफ है उन पे डिपेंड रहने वाले एनिमल्स की संख्या भी ज्यादा होती है। अपने साउथ इंडिया के अंदर चले जाओ आप, साउथ इंडिया में कौन से आएंगे, यानी शुरू हो जाओ कर्नाटक से, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जितने भी एरिया होते हैं वहाँ का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया वाले होते हैं। और उससे भी मोस्ट ऑफ दवा आप अंडमान निकोबार की तरफ, अंडमान निकोबार के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बड़े बड़े जंगल्स हैं। और उसके अलावा आप इंडिया से बाहर जाने चाहो तो अमेजोन के जंगल होते हैं। अमेजोन के जंगल्स के बारे में सबका सुना हुआ है। वहाँ का टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है, और टेम्परेचर ऑप्टिमम होने के साथ साथ में वहाँ की रेनफॉल है वो काफी ज्यादा, यानी कि अमेजोन के जंगल के अंदर खुद जंगल में 2-3 नदियां बहती हैं। अमेजोन जंगल की स्थिति ये है कि वहां की खुद के जंगल के अंदर ही 2-3 नदियां बहती हैं। और एक नदी की खास बात क्या है कि आधी दूरी तक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के 3 देशों को आपस में अमेजोन जंगल जोड़ता है, 3 या 4 देशों को। तो ऑस्ट्रेलिया तक वहां पर एक नदी होती है जहां पर पानी उबलता हुआ आता है, यानी कि एकदम गर्म पानी उबलता हुआ आता है, और उसके बाद में वो नदी अपने आप ही ठंडी हो जाती है। उसका क्या रहस्य क्या नहीं है ये नहीं, लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का आप बेस्ट एग्जांपल है अमेजोन के जंगल दे सकते हो। और अपने इंडिया की आप बात करोगे, अंडमान निकोबार या फिर साउथ इंडिया की जितने भी एरियाज हैं वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यानी कि बड़े बड़े जंगल हैं। और बड़े बड़े जंगल हैं तो इसका मतलब वहां की बायोडाइवर्सिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी कि शेर शेर वगैरह हैं, जितने भी बड़े एनिमल्स हैं जो बड़े कार्निवोरस हैं वो आपको साउथ इंडिया की तरफ ही ज्यादा दिखाई देंगे। अपनी तरफ तो जंगल ही नहीं है, अपनी तरफ तो है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के अंदर शेर क्या खाएगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इन एरियाज को अपन क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब उसके बारे में जो मैंने एक मिनिमम आपको लिखाया है, लेकिन आप उस चीज को फील करो तो बहुत कुछ लिख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसी ऐसी कंडीशंस है और ये इलाके हैं, तो उसके अंदर आप बहुत कुछ नोट कर सकते हो। और अगर आपने समझने की कोशिश नहीं की तो उसके अंदर आप कुछ भी नहीं बता पाओगे। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद में टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की क्या खास बात थी कि देखिए यहां पर बारिश होती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, लेकिन बारिश जो होती है थ्रू आउट ऑफ ईयर नहीं होती, यानी कि 12 महीने यहाँ पे बारिश नहीं होती। और थ्रू आउट ऑफ ईयर नहीं होती तो वहां पर आती है पतझड़, यानी कि साल में एक बार अब पत्तियां जो पेड़ हैं वो अपनी लीव्स को रिमूव कर देंगे। अब कोई भी पेड़ अपनी पत्तियों को रिमूव क्यों करता है, ये एक अडेप्टेशन होता है उसका। कोई भी पेड़ जो है वो अपनी पत्तियों को रिमूव क्यों कर रहा है, कोई भी पेड़ अपनी पत्तियों को रिमूव इसलिए कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया और बारिश नहीं हो पा रही। बारिश नहीं हो पा रही तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आप जानते हो कि CO2 और वाटर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वाटर ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो प्लांट मर जाएगा।
तो मरने से बचने के लिए क्या करेगा कि लीव्स को सारे को सबसे पहले जो उसके अंदर जितना भी फूड मटेरियल है, जितने भी क्लोरोप्लास्ट है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या कर देगा, टहनियों की तरफ यानी कि इनर एरिया की तरफ ट्रांसफर करता जाएगा। सारे के फूड मटेरियल क्लोरोप्लास्ट वगैरह सारा का सारा है वो ट्रांसफर करता जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट वहां से हट जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो पत्ती का रंग होता है वो ग्रीन कलर का आता है, और वहां से क्लोरोप्लास्ट हट जाता है तो उसकी पत्तियां हैं कुछ पीली हो जाती हैं। तो पतझड़ की अवस्था में आप देखते हो कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पीली हो रही है, क्योंकि जितना भी फूड मटेरियल उसके अंदर था वो तनु के अंदर खींच लिया गया है। कोई भी नुकसान वाली चीज नहीं है, क्योंकि लॉस्ट नहीं होने देगी। एनर्जी पेड़ है वो लॉस्ट कैसे होने देगा, ऑलरेडी उसके पास में फोटोसिंथेसिस की कमी चल रही है, तो उसको खुद को भी जिंदा रहना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जिंदा रहने के लिए सारे फूड मटेरियल अंदर ले लेगा और पत्तियों को बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से वाटर का लॉस नहीं होगा, और वाटर का लॉस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस है वो थोड़े दिनों के अंदर के लिए रोक देगा। इसीलिए जब पतझड़ की अवस्था आती है, जब आप छोटे पेड़ को लगाते हो तो पतझड़ की अवस्था में उसकी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन जो बारिश के दिन आते हैं, नई नई जो कलियां निकलना स्टार्ट हो जाती है, नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाते हैं, तब उसके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ होती है। वो इसीलिए उसके अंदर ग्रोथ होती है क्योंकि ग्रोथ होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट उसको बोलते हैं जिनकी सबसे इसका खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिराएंगे, पतझड़ की अवस्था आएगी। और पतझड़ की अवस्था क्यों आएगी, पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए पतझड़ की अवस्था आती है। तो इस प्रकार के रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, या इस प्रकार के बायोम को क्या बोलते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यानी जंगल तो हैं, बड़े बड़े पेड़ तो हैं, लेकिन पतझड़ की अवस्था आएगी। उसके बाद में आता है डेजर्ट। डेजर्ट बायोम। अब डेजर्ट बायोम की क्या खास बात होती है, देखिए डेजर्ट बायोम का टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है। टेम्परेचर आप जानते हो क्या, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा कम है या बहुत ही ज्यादा है, दो कंडीशंस हो सकती हैं। और दोनों ही कंडीशन में जो रेनफॉल है यानी बारिश है वो मिनिमम है, दोनों ही कंडीशन में। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि डेजर्ट है वो अकेले गर्म प्रदेशों को नहीं कहते, डेजर्ट ठंडे प्रदेशों को भी कहते हैं। लेकिन डेजर्ट की खास बात क्या होती है कि वहां पर रेनफॉल नहीं होती। जहां पर बर्फ ज्यादा है वहां पर भी बारिश कम होती है, और जहां पर प्योर रेगिस्तान है वहां पर भी बारिश कम होती है गर्म प्रदेशों के अंदर। रेनफॉल कम होने की वजह से टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, यानी कि टेम्परेचर क्या नहीं है, ऑप्टिमम। अब टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर की कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो मिनिमम होगी। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो मिनिमम होगी। बायोडाइवर्सिटी मिनिमम होगी। तो इस प्रकार से ये कुछ क्लाइमेट्स कंडीशन है। जो डेजर्ट बायोम है वहां पे कुछ है। तो रेगिस्तानी एरियाज के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो हाई टेम्परेचर के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं, वो वाटर की कमी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, वाटर को वेस्ट नहीं होने देंगे। वो वाटर को वेस्ट नहीं होने के लिए सबसे पहला उनका अडेप्टेशन क्या है कि वो एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में यूरिक एसिड को सिक्रेशन करते हैं। यूरिक एसिड कैसे सिक्रेट होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में। क्रिस्टल के फॉर्म में यूरिक एसिड सिक्रेशन होता है। जब आपने कभी ऊंट को कभी भी यूरिन का सिक्रेशन करते हुए देखा है, चूहे को देखा है, तो एक छोटी छोटी बूंद के रूप में यूरिन का सिक्रेशन करते हैं। छिपकली को भी आपने देखा होगा यूरिन का सिक्रेशन करते हुए एक बूंद के रूप में, टाइट बूंद के रूप में सिक्रेशन करते हैं। यानी कि टाइट का, क्रिस्टल का क्या मतलब होता है कि जो सॉलिड मटेरियल है उस फॉर्म में वो यूरिक एसिड या एक्सक्रीटरी मटेरियल का सिक्रेशन करते हैं। क्रिस्टल का क्या मतलब होगा, सॉलिड स्टेज। सॉलिड स्टेज का मतलब ये नहीं है कि पत्थर जैसी टाइट। सॉलिड स्टेट का मतलब ये होता है कि पानी नहीं है उसमें, बहुत ही कम पानी है और सॉलिड अवस्था है। सॉलिड अवस्था मतलब इतना सॉलिड भी नहीं बोलना कि पत्थर के जितना टाइट है उसका, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो ये उनके कुछ अडेप्टेशन हैं। और भी बहुत सारे अडेप्टेशन है, जैसे कि ऊंट को पसीना नहीं आता, कि पसीना आएगा तो वाटर का लॉस होगा,
तो ऊँट को कभी भी पसीना नहीं आएगा। उसका मेटाबॉलिज्म उसी प्रकार से डिजाइन होता है। उसकी स्किन जो होती है वो मोटी होती है, काफी मोटी स्किन होती है। तो ये अडेप्टेशंस की बात है, तो अडेप्टेशंस किसी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपके बायोम थे, एक बायोम थे सवाना बायोम रह गया। एक सवाना के बारे में थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। सवाना बायोम के अंदर भी क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है और रेनफॉल कम होती है। लेकिन होती है, टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है लेकिन डेजर्ट के जितना नहीं होता, और रेनफॉल कम होती है लेकिन डेजर्ट जितनी कम नहीं होती, थोड़ा मीडियम है। तो इसकी वजह से सवाना के अंदर ग्रास लैंड मिलते हैं। सवाना में आपको क्या मिलेंगे, ग्रास लैंड मिलेंगे। और सवाना घास के मैदान जो हैं वो आपको कहां देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इनकी तरफ है वो आपको सवाना घास के मैदान देखने को मिलेंगे। जो सबसे ज्यादा आग लगती है वो घास सवाना के अंदर लगती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ग्रास लैंड है, और जब पानी कम हो जाएगा तो ग्रास लैंड जो होती है वो ड्राई हो जाती है। ग्रास क्या हो जाएगी, ड्राई, और ड्राई होने की वजह से जब हवा चलेगी तो इसमें आपस में घर्षण होगा। हवा चलेगी तो उसमें क्या होगा, आपस में घर्षण, और घर्षण होता है तो आप जानते हो कि जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो क्या होती है, आग उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से जो घास होती है वो काफी रफ घास होती है। कुछ घास ऐसी होती है जो काफी ज्यादा रफ होती है, खुरदरी सतह वाली होती है, और जब खुरदरी सतह से कोई दूसरी खुरदरी सतह टकराती है तो वहां पर क्या होता है, आग उत्पन्न होती है। तो ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड के अंदर सबसे ज्यादा जो आग लगती है वो किस में लगती है, सवाना बायोम के अंदर आग लगती है। और आग क्यों लगती है, क्योंकि सूखी घास ज्यादा होती है, पानी कम है, पानी कम होने की वजह से घास जो है वो सूख जाती है, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा आग लगती है। तो ये खास बात थी किसके बारे में, सवाना के बारे में। तो ये कुछ बातें बायोम के बारे में थी। आज हमारा बायोम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी चीज है, पढ़ने लायक चीज है, समझने लायक चीज है। आप आराम से इसको समझते रहिए, इसके बारे में पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।